BNSS निकाल लीजिए प्लीज, BNSS निकाल लीजिए। लास्ट क्लास में what we have discussed प्ली बार्गेनिंग। देखिए लास्ट क्लास में हमने प्ली बार्गेनिंग को डिस्कस किया था। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अदर प्रोविजंस ऑफ द BNSS। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने BNSS उसको प्ली बार्गेनिंग को डिस्कस किया था, सौदा विभाग को। आज हम दूसरी बातें करते हैं इनके रिगार्डिंग में, और आज हम स्टार्ट करते हैं। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 301, अटेंडेंस ऑफ पर्सन और कन्फाइंड और डिटेन्ड इन द प्रिजन। अटेंडेंस ऑफ पर्सन कन्फाइंड और डिटेन्ड इन द प्रिजन। देखिए अगर आप CPC में देखते हो तो CPC में ये है ऑर्डर 16, दिस इज ऑर्डर 16 इन द CPC। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और प्लीज लिखने का काम कीजिएगा, क्योंकि लिखने का काम ही आप बचा है इस एक्ट के अंदर। इस एक्ट के अंदर मेजरली जो काम है वो लिखने का ही बचा हुआ है। अब जो बेल वाला पार्ट है सिर्फ वहाँ पे थोड़ा समझने का पार्ट काम होगा, अदरवाइज सिर्फ आपका लिखने का काम ही अब आप पे यहाँ पे बाकी रह जाता है। ठीक है सर, लिखने स्टार्ट कीजिए। एक सवाल लिखिए, what do you understand by attendance of person? What do you understand by attendance of person? What do you understand by attendance of person? सर बारिश आ रही है, सिर्फ ऑनलाइन ले रहा हूँ। हाँ कोई इशू नहीं है, मुझे भी पता है बारिश आ रही है। ठीक है, वी आर ऑल्सो वेरी रीजनेबल टू इट। अब पता है बारिश आ रही है, एंड हाउ द स्टूडेंट कैन अटेंड दोज लेक्चर्स। ऑनलाइन की फैसिलिटी इसलिए दी गई है कि अगर बारिश आए तो आप लोगों को हेल्प हो। लिखिए प्लीज सवाल लिखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अटेंडेंस ऑफ पर्सन और कन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन। और कन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन, कन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन, कारागारों में परिरुद्ध और कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध, कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी के लिए क्या प्रावधान है। व्यक्ति की हाजिरी के लिए क्या प्रावधान है, व्यक्ति की हाजिरी के लिए क्या प्रावधान है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। ठीक है सर, सेक्शन 301 लिखने स्टार्ट कीजिए। सेक्शन 301, सेक्शन 301 डेफिनेशन का प्रोविजन है। ये डेफिनेशन का प्रोविजन है। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए निरुद्ध की। सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए निरुद्ध की, डिटेन्ड की। डिटेन्ड का मतलब क्या होता है, इसमें लिखिए डिटेन्ड, it means detained under any law providing for preventive detention, any law providing for preventive detention, any law providing for preventive detention। लिखिए निरुद्ध में लिखिए निरुद्ध। इसका अर्थ है कि किसी भी विरुद्ध के अधीन, किसी भी विधि के अधीन, इसका अर्थ है कि किसी भी विधि के अधीन निवारक निरोध के लिए उपबंध किया जाना। किसी भी विधि के अधीन, निवारक विधि के अधीन उपबंध किया जाना। अगला लिखिए प्रिजन। सेकंड लिखिए प्रिजन। प्रिजन मतलब होता है कारागार। कारागार का क्या अर्थ है, प्रिजन की क्या डेफिनेशन दी हुई है, उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रिजन। प्रिजन में लिखिए एनी प्लेस विच इज डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, एनी प्लेस विच इज डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी ऐसा स्थान जिसे राज्य सरकार ने any place which is declared by state government through special order or general order, to be a subsidiary jail, कोई सा स्थान जिसे राज्य सरकार ने साधारण या विशेष आदेश द्वारा अतिरिक्त जेल घोषित किया गया हो, पैराग्राफ इनका लिखिए। It also includes reformatory, postal institution,
और अदर इंस्टीट्यूशन। इसमें पैराग्राफ से लिखना, इसमें सुधारालय, कोमा पोस्टल संस्था, इसमें सुधारालय कोमा पोस्टल संस्था या इसी प्रकार की अन्य संस्था भी सम्मिलित है, या इसी प्रकार की अन्य संस्था भी सम्मिलित है, या इसी प्रकार की अन्य संस्था भी सम्मिलित है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके नेक्स्ट सेक्शन लिखिए 302 इसमें लिखिए पॉइंट नंबर 1, wherever in inquiry comma trial or in any other proceeding, wherever in inquiry comma trial or in any other proceeding, जहाँ कहीं भी न्यायालय जांच या विचारण या अन्य कार्रवाई में संतुष्ट है कि where in inquiry comma trial or other proceeding court is satisfied that point number A लिखना प्लीज, point number A लिखना, any person who is detained must be brought before court, any person who is detained must be brought before court, any person who is detained must be brought before court कि किसी निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष हाजिर किया जाना आवश्यक है, कि किसी निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष हाजिर किया जाना आवश्यक है, पॉइंट नंबर 2 लिखना, and it is necessary for the ends of justice, तथा ये न्याय के उद्देश्यों के लिए आवश्यक है, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, this section also known as production warrant, good morning मुरली, this section also known as production warrant, इस धारा को प्रस्तुत करने के लिए वारंट जारी करने वाला भी कहा गया है, देखिए ऐसी बात है, मान लीजिए एक अक्यूज अगर वो जमानत पे रिहा हो रखा है, एक अक्यूज उसको ऑलरेडी बेल हो रखी है, सपोज कीजिए एक अक्यूज है उसको ऑलरेडी जमानत पे वो रिहा हो रखा है। अब सर होता क्या है ना प्रोडक्शन वारंट के अंदर कि अब कोर्ट को सर उसको बुलाना पड़ेगा, अब या तो उस आदमी जमानत पर है, या वो आदमी जेल के अंदर है, या वो आदमी कहीं ना कहीं पे डिटेन किया हुआ है, उस आदमी को निरुद्ध किया हुआ है। अब कोर्ट के सामने आना पड़ेगा उसको फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। देखिए जब भी किसी व्यक्ति को फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल में कभी भी कोर्ट को लगता है कि इस आदमी को आना चाहिए और आना आवश्यक है, तो कोर्ट क्या करेगा सर, उस आदमी को बुलाने के लिए प्रोडक्शन वारंट इशू करता है। अभी जो प्रोडक्शन वारंट है, ये प्रोडक्शन वारंट दिया हुआ है अंडर सेक्शन 302 को, 302 में दिया हुआ है, अर्लियर इट वाज सेक्शन 267, नाउ इट इज सेक्शन 302। अब 302 में प्रोडक्शन वारंट दिया हुआ है, उसी को हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, then court give order to the officer in charge of jail, तो न्यायालय कारागार के भार साधक अधिकारी को, आदेश देगा कि ऐसे व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित किया जाए, then court give order to the officer in charge of jail, OIC of jail, that he produces such person to the court, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए 302 का क्लोज 2, 302 उपधारा 2, उसमें लिखिए the judicial magistrate second class after countersign of CJM shall give such order, लिखिए
द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करने पर, प्रतिहस्ताक्षरित करने पर ऐसा आदेश पारित कर सकते हैं, ऐसा आदेश पारित कर सकते हैं, ऐसा आदेश पारित कर सकते हैं। पैराग्राफ से करके लिखिए, इन फॉलोइंग केसेस, इन फॉलोइंग केसेस, इन फॉलोइंग केसेस in following cases the person shall not be called from jail, the person shall not be called from jail। निम्नलिखित मामलों में, निम्नलिखित मामलों में अभियुक्त को, निम्नलिखित मामलों में अभियुक्त को, अभियुक्त को, निम्नलिखित मामले में अभियुक्त को कारागार से नहीं बुलाया जाएगा, कारागार से नहीं बुलाया जाएगा, कारागार से नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है सर, दो सेक्शन है, प्लीज कॉपी को दो भागों में डिवाइड कीजिएगा। इधर लिखिए 303, इधर लिखिए 304। अब 303 में लिखना स्टार्ट कीजिए प्लीज, 303 में लिखना स्टार्ट करेंगे, लिखना स्टार्ट कीजिए 303 में लिखिए, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कैन एक्सक्लूड इन फॉलोइंग मैटर, स्टेट गवर्नमेंट कैन एक्सक्लूड इन फॉलोइंग मैटर्स, राज्य सरकार, राज्य सरकार निम्नलिखित मामलों में, राज्य सरकार निम्नलिखित मामलों में, निम्नलिखित मामलों में निरुद्ध व्यक्ति को नहीं बुलाएगी, निरुद्ध व्यक्ति को नहीं बुलाएगी, निरुद्ध व्यक्ति को नहीं बुलाएगी। पॉइंट नंबर 1, कंसिडरिंग द नेचर ऑफ, कंसिडरिंग द नेचर ऑफ ऑफेंस, कंसिडरिंग द नेचर ऑफ ऑफेंस, अपराध की प्रकृति को ध्यान में रख के, अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए, वेयर देयर इज डिस्टर्बेंस, वेयर देयर इज डिस्टर्बेंस इन पब्लिक ऑर्डर, वेयर देयर इज डिस्टर्बेंस इन पब्लिक ऑर्डर, जहां कहीं, जहां कहीं लोक व्यवस्था में विघ्न की संभावना है, जहां कहीं लोक व्यवस्था में विघ्न की संभावना है, जहां कहीं लोक व्यवस्था में विघ्न की संभावना है, जहां कहीं लोक व्यवस्था में विघ्न की संभावना है। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, when there is, when there is, when there is, when there is severe threat to public interest, when there is severe threat to public interest, severe threat to public interest, जहां कहीं भी, जहां कहीं भी लोकहित को, लोकहित को, लोकहित को, लोकहित को गंभीर क्षति पहुंच सकती है, गंभीर क्षति पहुंच सकती है, जहां कहीं भी लोकहित को गंभीर क्षति पहुंच सकती है। जैसे मान लीजिए जिस आदमी ने अपराध किया है उसने ऐसा रेप किया है जिससे पूरी सोसाइटी का दिमाग खराब हो गया है, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट खुद ही बोलेगी कि अगर आप उसको कोर्ट में लेके आएंगे तो कोर्ट का माहौल खराब हो जाएगा और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इफेक्ट होगा, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इफेक्ट होगा, कोर्ट का माहौल खराब हो जाएगा। इस वजह से हम क्या करेंगे सर, इस वजह से व्हाट वी डू, इस वजह से व्हाट वी डू, हम इसको बुलाएंगे नहीं, तो पब्लिक इंटरेस्ट खराब हो सकता है, या फिर सर नेचर ऐसा है ऑफेंस का कि आप उसको नहीं बुलाओगे। ठीक है, इधर इधर लिखेंगे 304 में, 304 में लिखेंगे प्लीज, 304 में लिखेंगे, व्हेन ऑफिसर इन चार्ज कैन एक्सक्लूड फ्रॉम प्रोड्यूसिंग द पर्सन, व्हेन ऑफिसर इन चार्ज एक्सक्लूडिंग फ्रॉम प्रोड्यूसिंग द पर्सन, जहां कहीं, जहां कहीं कारागार के भार साधक अधिकारी, जहां कहीं कारागार के भार साधक अधिकारी, कारागार के भार साधक अधिकारी, कारागार के भार साधक अधिकारी, कारागार के भार साधक अधिकारी अभियुक्त को प्रस्तुत करने से इनकार कर सकते हैं, प्रस्तुत करने से इनकार कर सकते हैं, प्रस्तुत करने से इनकार कर सकते हैं। प्लीज पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा इसमें, मेंशन पॉइंट नंबर 1, when the accused suffering from sickness or infirmity, when accused suffering from sickness or infirmity, जहां कहीं अभियुक्त बीमारी या अंग शैथिल्य से पीड़ित है, जहां कहीं अभियुक्त बीमारी या अंग शैथिल्य से
पीड़ित है सर, बीमार है अक्यूज, कैसे लेके जाएंगे उसको, प्रोडक्शन वारंट आपने बुला तो लिया, तो ऑफिसर इंचार्ज के पास में भी एक कॉल होता है, वो चाहे तो मना कर सकता है कि हम नहीं भेजेंगे आज उसको जेल, क्योंकि देखो इसकी थोड़ी तबियत खराब हो। सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए, ट्रायल इज अंडर कमिटल, ट्रायल इज अंडर कमिटल, ट्रायल इज अंडर कमिटल और अंडर रिमांड, अंडर रिमांड और अंडर रिमांड और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन लिखिए, लिखिए उसमें जहां विचारण के लिए सुपुर्दगी अधीन है, जहां विचारण के लिए सुपुर्दगी अधीन है, जहां विचारण के लिए सुपुर्दगी अधीन है, या विचारण के लंबित रहने तक के लिए, या विचारण के लंबित रहने तक के लिए या प्रारंभिक अन्वेषण के लिए, या प्रारंभिक अन्वेषण के लिए प्रतिप्रेषणाधीन है, प्रतिप्रेषणाधीन है, विचारणा के लंबित रहने तक के लिए प्रतिप्रेषणाधीन है। मतलब ऐसी बात है सर, जैसे मान लीजिए अब कमिटल होने वाला है उस अक्यूज का, अब कमिटल जब होने वाला है, या फिर कमिटल होने वाला इस वाली स्टेज हो गई, या फिर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज हो गई, तो वो मना भी कर सकता है कि देखो सर इसको जेल में रखो, ऑलरेडी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसकी, प्राथमिक अन्वेषण और प्रारंभिक अन्वेषण है वो जारी है इसका, तो वो मना भी कर सकता है इस स्टेज पे बोल के। थर्ड लिखिए, लेकिन इस वाले स्टेज पे मना नहीं करता है यूजुअली, ठीक है सर। थर्ड लिखिए, the time period of custody, the time period of custody expires before bringing back the prisoner, bringing back the person, bringing back the person in prison, bringing back the person in prison। जहां कहीं जहां कहीं जहां कहीं अभिरक्षा की अवधि, अभिरक्षा की अवधि उसे वापस ले आने के लिए, जहां कहीं अभिरक्षा की अवधि उसे वापस ले आने के लिए, जहां कहीं अभिरक्षा की अवधि उसे वापस ले आने के लिए अपेक्षित समय के समाप्त होने के पूर्व, अपेक्षित समय के समाप्त होने के पूर्व समाप्त होती है, अपेक्षित समय के समाप्त होने के पूर्व समाप्त होती है, पूर्व समाप्त होती है। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, स्टार लगा के लिखना प्लीज, अगला पॉइंट स्टार लगा के लिखना, पैराग्राफ चेंज करके, ठीक है ना। 4 पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट के बाद में स्टार लगा के लिखना, आप जो प्रोवाइजो है इसका परंतु के उसको लिखेंगे, ठीक है। वेयर मैटर इज ऑफ रिमांड, वेयर मैटर इज ऑफ रिमांड and the distance is less than 25 kilometer, where the matter is of remand and distance is less than 25 kilometer, then produce such person in court, then produce such person in court, then produce such person in court। जहां कहीं किसी व्यक्ति को पेश किए जाने का प्रश्न है, जहां कहीं किसी व्यक्ति को पेश किए जाने का प्रश्न है, जहां कहीं किसी व्यक्ति को पेश किए जाने का प्रश्न है, तथा कारागार से 25 किलोमीटर से अधिक दूरी नहीं है, तथा कारागार से 25 किलोमीटर से अधिक दूरी नहीं है, 25 किलोमीटर से अधिक दूरी नहीं है, तो उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, तो उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, तो उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन लिखना, ये डिफरेंस खत्म हो गया, ठीक है ना सर, ये जो अलग अलग लिखवाया था मैंने खत्म हो गया है। अगला सेक्शन लिखेंगे 270 क्या 305, अगला सेक्शन लिखेंगे 305 में लिखिए, पर्सन शेल बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट इन कस्टडी, पर्सन शेल बी ब्रॉट बिफोर इन कस्टडी, पर्सन शेल बी ब्रॉट बिफोर इन कस्टडी and after his examination shall be conducted, and after his examination shall be conducted, and after his examination shall be conducted। व्यक्ति को अभिरक्षा में लाया जाएगा, व्यक्ति को अभिरक्षा में लाया जाएगा, अभिरक्षा में लाया जाएगा, तथा उसके उपरांत उसकी परीक्षा
की जाएगी तथा उसके उपरांत उसकी परीक्षा की जाएगी। 306 लिखिए, 300 271 लिखिए, सॉरी 306 लिखिए, 306 लिखेंगे प्लीज। कोर्ट इफ रिक्वायर्ड देन इट कैन इशू कमीशन ऑल्सो। कोर्ट इफ रिक्वायर्ड देन इट कैन इशू कमीशन ऑल्सो। यदि न्यायालय उचित यदि न्यायालय को उचित प्रतीत होता है, यदि न्यायालय को उचित प्रतीत होता है, यदि न्यायालय को उचित प्रतीत होता है, यदि न्यायालय को उचित प्रतीत होता है तो न्यायालय कमीशन जारी कर सकता है, तो न्यायालय कमीशन जारी कर सकता है, तो न्यायालय कमीशन जारी कर सकता है। ठीक है सर। नाउ चैप्टर 25। नाउ चैप्टर 25। देखिए चैप्टर 25 दो भागों में डिवाइड है, ठीक है ना सर। देखिए जब मैं बात करता हूं चैप्टर 25 की, चैप्टर 25 का नाम जो है सर एविडेंस इन इंक्वायरी और ट्रायल। अब तक हमने समझा कि सर ट्रायल कैसे होती है। अब हम समझेंगे कि इस ट्रायल के अंदर एविडेंसेस कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं। इन ट्रायल में एविडेंसेस कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं, मतलब किस मैनर में आप एविडेंसेस रिकॉर्ड करेंगे, उसको यहाँ पर मेंशन किया है। एविडेंसेस कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं हम इनको यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है सर। चैप्टर 25 इसका नाम लिखिएगा, चैप्टर 25 का। चैप्टर 25 रफली दो भागों में डिवाइड है। इट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट। ठीक है सर। इसका अगर आप देखेंगे तो इसका ए पार्ट जो है वो बात करता है मोड ऑफ टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग एविडेंसेस। मोड ऑफ टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग एविडेंसेस इसकी बात करता है। ये जो सेक्शन है ये है फ्रॉम 307 टू 318, 307 से 318 तक के प्रावधान है मोड ऑफ टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग एविडेंसेस। दूसरा पार्ट है सर, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं साक्ष्य लेने और अभिलिखित करने का ढंग। साक्ष्य लेने व अभिलिखित करने का ढंग 307 से 318 तक ये दिया हुआ है। दूसरा जो पार्ट है वो दिया हुआ है कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, जैसे सिविल में हमने कमीशन पढ़ा है सर, वैसे ही यहाँ का बी पार्ट है कमीशंस फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। कमीशंस फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, ये जो दिया हुआ है 319 से लेकर, अगर आप इसको रफली देखेंगे, इट इज प्रोवाइडेड फ्रॉम 319 टिल 336। कहां से कहां तक दिया हुआ सर? 319 टिल 336, 319 से 300, ये दिया हुआ है सर 319 से लेकर अपने 336 तक। उसमें सेक्शंस बढ़ गए हैं थोड़े अभी, ठीक है ना सर। प्लीज हेडिंग डालेंगे ए, प्लीज ए हेडिंग डालेंगे इसमें और लिखने स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालेंगे ए और लिखने स्टार्ट करेंगे। अब लिखने का काम बचा है सर, ठीक है। ये सवाल एग्जाम में इतनी बार पूछा हुआ सवाल है, जैसे अभी जो हम लोग लिखेंगे, ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा हुआ है सेक्शन 307। अभी एग्जाम में इतनी बार आया हुआ है और ये सेक्शन नंबर पूछते हैं इसका बेसिकली क्या पूछते हैं, सेक्शन नंबर ही पूछते हैं। ठीक है, इसमें लिखिए द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट shall be decided by high court, shall be decided by state government. The language of court shall be decided by state government. The language of court shall be decided by state government. न्यायालय की भाषा राज्य सरकार अवधारित करेगी। न्यायालय की भाषा राज्य सरकार अवधारित करेगी। सवाल ये नहीं आता कि कौन अवधारित करेगी, सवाल ये आता है कि कौन से सेक्शन में दिया हुआ है सर। ठीक है ना, 19 वाले आरजेस 19 के प्री में ये सवाल आया हुआ है। ठीक है, द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट शैल बी डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। न्यायालय की भाषा राज्य सरकार अवधारित करेंगी सिवाय उच्च न्यायालय के, एक्सेप्ट हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट में कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा ये हाई कोर्ट खुद तय करती है। सर बहुत सारे हाई कोर्ट्स अपने देश में ऐसे हैं जहाँ पे प्योर इंग्लिश चलती है, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट है, गुजरात हाई कोर्ट है, कोलकाता हाई कोर्ट है। वहां पे मतलब आपकी लोकल रीजनल लैंग्वेज नहीं चलती है। ऐसा नहीं कि गुजरात हाई कोर्ट में आप गुजराती में ही आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, गुजराती में ही आप अपने प्लीडिंग्स दे रहे हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता। महाराष्ट्र में भी नहीं होता, दिल्ली में भी आप हिंदी में नहीं बोल सकते और हिंदी में भी कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते।
इंग्लिश ही है वहाँ की कोर्ट की लैंग्वेज, तो इंग्लिश में ही वहाँ पे आपको बात करनी होती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट की भाषा भी वही है। तो सर राज्य में कौन सी भाषा चलेगी? जैसे गुजरात में गुजराती चलती है, महाराष्ट्र में लोकल कोर्ट्स में मराठी चलती है, लोअर कोर्ट्स में, तमिलनाडु के लोअर कोर्ट्स में तमिल चल रही है। तो ये जो तय कर रहा है, ये कौन तय कर रहे हैं? ये तय करती है स्टेट गवर्नमेंट। सिर्फ हाईकोर्ट की लैंग्वेज हाईकोर्ट तय करेगी कि क्या बोलना है। जैसे यूपी की कोर्ट में हिंदी चलती है, बिहार की कोर्ट में हिंदी चलती है, एमपी की कोर्ट में भी हिंदी चलती है। जैसे हमारे राजस्थान हाईकोर्ट में हिंदी में भी ऑर्डर आते हैं, हाईकोर्ट जजेस के ऑर्डर हिंदी में भी होते हैं। तो मतलब हाईकोर्ट की भाषा, राजस्थान में हाईकोर्ट की भाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही है, ठीक है, लेकिन बाकी स्टेट्स में हिंदी नहीं होती। ठीक है सर, सिवाय उच्च न्यायालय के। एक सवाल लिखिए अगला, 308 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना सर, इसमें भी सेक्शन नंबर पूछते हैं। अगला सवाल लिखिए, whether it is required that at a time of taking evidences the accused must be present. Question mark. Is there any exception to this rule? क्या ये आवश्यक है कि साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में लिए जाएंगे? क्या ये आवश्यक है कि साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में लिए जाएंगे? क्वेश्चन मार्क। आगे लिखिए, क्या इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं? लेट्स डिस्कस दोज प्रोविजंस। हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि क्या प्रोविजन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है सर, इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस प्रोविजन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ और क्या प्रोविजन मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो सर, ऐसा है सर, 308 ये बोलता है, ये एक जनरल रूल है, ये एक सामान्य नियम है। ये एक सामान्य नियम क्या है सर? कि जैसे मान लीजिए ट्रायल चल रहा है, ठीक है ना सर, ट्रायल चल रहा है, तो जो भी एविडेंसेस हो रहे हैं, चाहे वो प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस हो रहे हो, चाहे वो डिफेंस एविडेंसेस हो रहे हो, ये जो भी एविडेंसेस हो रहे हैं, ये हमेशा अक्यूज की प्रेजेंस में ही होंगे। मतलब अक्यूज उपस्थित होना चाहिए, तभी आप इन ट्रायल्स को वहां पर कंडक्ट करेंगे और कैरी फॉरवर्ड करेंगे। प्रॉब्लम कहाँ आती है सर? ये आज 19 में आया हुआ सवाल है, आप लोग प्री में देख लीजिएगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है सर? अब जनरल रूल तो जनरल रूल है, मान लिया बात कि अक्यूज रहना चाहिए। क्या हर केसेस में पॉसिबल है कि अक्यूज रहेगा? क्या हर केस में ये पॉसिबल हो सकता है कि अक्यूज वहां पे अवेलेबल हो? क्या हर केस में ये पॉसिबल है कि अक्यूज वहां पर रहे? तो इसके रिगार्डिंग लिखिए आंसर इसका, ठीक है। ये सवाल आया हुआ है, मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्लीज लिखिए इसमें। द जनरल रूल इज दैट all evidences shall be taken in front of his pleader and accused सामान्य नियम यह है कि प्रत्येक साक्ष्य अभियुक्त के अधिवक्ता या अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाएगा या अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाएगा। सिवाय एक्सेप्ट अब कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहां पर अक्यूज उपस्थित नहीं रहता है, वो भी समझिए। कहां कौन सी कंडीशंस है जहां पर अक्यूज्ड अपराधी उपस्थित नहीं हो रहता है, ठीक है ना सर। कौन सी कंडीशंस है उनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर वन, wherever the case pertain to rape,
वेरेवर, सिवाय, सिवाय करके मतलब एक्सेप्ट करके, ठीक है ना, या सिवाय लिख के पॉइंट नंबर 1 लिख देना, ठीक है। अब उसका सामान्य नियम क्या, अब उसके सामान्य नियम के अपवाद क्या क्या है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। wherever the case pertain to, wherever the case pertain to, wherever case pertain to rape, जहां कहीं भी मामला, जहां कहीं भी मामला 18 वर्ष से कम आयु की महिला के बलात्संग से संबंधित है, जहां कहीं भी मामला 18 वर्ष के कम आयु की, 18 वर्ष के कम आयु की महिला के बलात्संग से संबंधित है, जहां कहीं भी मामला 18 वर्ष से कम आयु के महिला के बलात्संग से संबंधित है, wherever matter pertain to rape, rape, rape of a woman, of a woman, rape of a woman who is less than 18 year, 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 comma, then court can ensure that, then court can ensure that, then court can ensure that, तो न्यायालय, तो न्यायालय, तो न्यायालय, तो न्यायालय ये सुनिश्चित करेगा कि, तो न्यायालय ये सुनिश्चित करेगा कि ऐसी महिला का, ऐसी महिला का अभियुक्त से सामना ना हो, तो न्यायालय सुनिश्चित करेगा कि ऐसी महिला का अभियुक्त से सामना ना हो, then court can ensure that such woman is not confronted by the accused, then such woman is not confronted by the accused, then such woman is not confronted by the accused, by the accused, by the accused। देखिए ये सब प्रोविजन पॉक्सो में भी दिया हुआ है, कहां दिए हुए सर सारे प्रोविजन, एक बार देख लीजिए, अगर आप लोग जो घर पे बैठे हैं, जो घर से पढ़ रहे हैं, वो प्लीज अपने पास पॉक्सो एक्ट होगा आपके पास में, पॉक्सो एक्ट निकालिए और मुझे बताइए कौन सा सेक्शन है, ठीक है सर। एक बार जो घर पे बैठे हैं वो प्लीज मुझे बताइए कि पॉक्सो एक्ट का कौन सा सेक्शन है जहां पर ये चीज लिखी हुई है कि अक्यूज को, जो वुमन है उसके ट्रायल में कन्फ्रंट नहीं करने दिया जाएगा। सेक्शन 36 देखेंगे अपन, सेक्शन 36 देखिए, 36, काइंडली लुक एट सेक्शन 36 ऑफ पॉक्सो, क्योंकि देखिए 18 साल से कम है तो मतलब पॉक्सो वाला मैटर ही है। तो इट्स अ मैटर ऑफ पॉक्सो, द चाइल्ड नॉट सी अक्यूज एट द टाइम ऑफ टेस्टिफाइंग। तो हम जो ये बात कर रहे हैं, हम यही तो बात कर रहे हैं कि एविडेंसेस जो रिकॉर्ड हो रहे हैं वो ट्रायल के टाइम पे रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो पैराग्राफ चेंज लिखिए, सिमिलर प्रोविजन आल्सो प्रोवाइडेड अंडर, पैराग्राफ चेंज लिखिए स्टार लगा के, सिमिलर प्रोविजंस आल्सो प्रोवाइडेड अंडर, अंडर सेक्शन 36 ऑफ पॉक्सो, सेक्शन 36 ऑफ पॉक्सो। समान प्रावधान, समान प्रावधान, समान प्रावधान धारा 36 पॉक्सो में भी प्रदान किए गए हैं, धारा 36 पॉक्सो में भी प्रदान किए गए हैं, धारा 36 पॉक्सो में भी प्रदान किए गए हैं, प्रदान किए गए हैं। नाउ कम टू सेक्शन, ये हमारा पहला एक्सेप्शन हो गया, दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शन, ठीक है सर। पहला एक्सेप्शन तो ये हो गया कि लेस देन अगर 18 है तो हो गया। दूसरा एक्सेप्शन लिखिए, सेक्शन 335, सेक्शन 335, सेक्शन 335। अब 335 क्या बोलता है उसको समझेंगे। 335 को बोला गया है रिकॉर्ड ऑफ एविडेंसेस, रिकॉर्ड ऑफ एविडेंसेस इन एब्सेंस ऑफ द अक्यूज, रिकॉर्ड ऑफ एविडेंसेस इन एब्सेंस ऑफ द अक्यूज, रिकॉर्ड ऑफ एविडेंसेस, हेडिंग डालिए रिकॉर्ड ऑफ एविडेंसेस इन एब्सेंस ऑफ द अक्यूज्ड। अभियुक्त की उपस्थिति में, अभियुक्त की उपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख, अभियुक्त की उपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख, अभियुक्त की उपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख। अभी क्या होता है सर, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना सर, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखिए प्लीज, इसको ना हम लोग मफरूर कहते हैं, जो लोकल लैंग्वेज है हमारी इसमें हम इसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं मफरूर, मफरूर या एब्सकॉन्डेड। अब सर ऐसी बात है कि एक हमारे देश में एक आदमी हुए, उनका नाम था दाऊद, दाऊद इब्राहिम, ठीक है सर। अब जो दाऊद हुए, दाऊद ने 1993 में बम ब्लास्ट किए थे बॉम्बे में, he did बम ब्लास्ट इन 1993 इन बॉम्बे, ठीक है सर। उसके बाद में वो इंडिया से भाग गए, उसके बाद में वो इंडिया से भाग गए। अब मान लीजिए, अब सपोज कीजिएगा जितने भी विटनेसेस हैं,
क्या वो विटनेसेस अभी भी जिंदा होंगे, क्या इसकी गारंटी है? क्या वो विटनेसेस जिंदा होंगे इसकी गारंटी है? नहीं है सर, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि वो विटनेसेस अभी भी जिंदा हो। अब सपोज कीजिए हम 2025 में दाऊद को इंडिया ले आते हैं वापस, हम दाऊद को वापस से इंडिया लेकर जाते हैं, ठीक है ना, वी ब्रिंग दाऊद बैक टू द इंडिया। अब जो विटनेसेस हैं वो तो सब जिंदा नहीं है, वो सारे विटनेसेस तो क्या नहीं है सर, अब जिंदा ही नहीं है। तो यहां पर क्या होता है, कोई ऐसा आदमी है जो भगोड़ा है, जो भाग चुका है, या फिर वो केसेस जहां पर हिट एंड रन का मामला हुआ है और किसी का पता नहीं है कि कौन था। अब सर ऐसा है कि इनके स्टेटमेंट तो अभी रिकॉर्ड कर लेंगे, अगर ये लोग जिंदा रहे, सपोज की सुनिएगा सर, अगर ये लोग जिंदा रहे, अगर मान लीजिए विटनेस आज भी जिंदा है 2025 में, तो इनको दोबारा बुला के बयान लेंगे। अगर मान लीजिए कोई विटनेस एक्सपायर हो गया तो फिर वो बन जाएगा अपना कहां पे, सेक्शन 26 में, स्टेटमेंट ऑफ दोज विटनेसेस हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए विटनेस। आपने सेक्शन 26 पढ़ा है, डायन डिक्लेरेशन तो बस पहला पार्ट है, उसका जो टॉप हेडिंग है कि वह साक्षी जिन्हें न्यायालय में वो साक्षी जिन्हें न्यायालय में नहीं बुलाया जा सकता। उसमें फिर वो जो स्टेटमेंट जब उन्होंने दिए, मान लीजिए स्टेटमेंट उन्होंने दिया था 1996 में, विटनेस ने स्टेटमेंट दिया था, अब विटनेस आज डेथ हो चुकी है, विटनेस की, विटनेस आज जिंदा नहीं है, तो 1996 का स्टेटमेंट जो है वही इसके अगेंस्ट यूज किया जाएगा। बात समझ में, दाऊद के अगेंस्ट वही स्टेटमेंट यूज किया जाएगा। तो इसमें थोड़ा लिखिए लिखिए वेर एवर एनी, ठीक है 335 में लिख रहे हैं, वेर एवर any accused has absconded, wherever any accused has absconded, जहां कहीं भी कोई अभियुक्त फरार हो गया है, जहां कहीं भी कोई अभियुक्त फरार हो गया है, and there is no immediate possibility, and there is no immediate possibility, and there is no immediate possibility, and there is no immediate possibility of arrest, तथा उसके तुरंत गिरफ्तार किए जाने की कोई संभावना नहीं है, तथा उसके तुरंत गिरफ्तार किए जाने की कोई संभावना नहीं है, तथा उसके तुरंत गिरफ्तार किए जाने की कोई संभावना नहीं है, तथा उसके तुरंत गिरफ्तार किए जाने की कोई संभावना नहीं है। then in his absence, तो उसकी अनुपस्थिति में साक्ष्य लिए जाएंगे, तो उसकी अनुपस्थिति में साक्ष्य लिए जाएंगे। then in his absence evidence can be taken, and later on when he would arrested, तथा उसके उपरांत जब कभी उसे गिरफ्तार किया जाता है, तो उसके साक्ष्य का इस्तेमाल किया जाएगा, पैराग्राफ से निकल किया जाएगा। दिस इज ओनली परमिसिबल व्हेन, ये केवल उन मामलों में स्वीकार्य होगा जहां, परमिसिबल ओनली when witness is पॉइंट नंबर ए, जहां साक्षी पॉइंट नंबर ए मृत्यु हो चुकी है, इज डेड, वही अपने जो 4 पॉइंट है, इज डेड। पॉइंट नंबर बी, नॉट फाउंड, मिल नहीं सकता। पॉइंट नंबर सी, इनकेपेबल टू गिव एविडेंसेस, साक्ष्य देने के लिए असमर्थ है। पॉइंट नंबर फोर्थ लिखिए, विदाउट डिले और एक्सपेंसेस, हिज अपीयरेंस कैन नॉट बी प्रिक्योर्ड।
विदाउट डिले और एक्सपेंसेस his presence cannot be procured। लिखिए, उसकी हाजिरी व्यय या असुविधा के बिना नहीं हो सकती। उसकी हाजिरी व्यय या असुविधा के बिना नहीं हो सकती। मतलब ऐसी बात है सर, अगर दाऊद 2025 में पकड़ाई में आता है और स्टेटमेंट देने के लिए साक्षी अभी भी जिंदा है, विटनेस अभी भी अलाइव है, तो विटनेस को बुलाया जाएगा जब तक वो 4 कंडीशंस में फॉल नहीं करता। अब सपोज कीजिए वो 4 कंडीशंस में फॉल कर रहा है, तो जो उसने 1996 में स्टेटमेंट दिया है उसी को सीधा सीधा यूज कर लिया जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे। ठीक है सर, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे। wherever offense is punishable by death or LI, wherever offense is punishable by death or LI, and person is unknown, जहां कहीं भी कोई अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है, जहां कहीं भी कोई अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है तथा अपराध किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा किया गया हो, where offense is punishable by death or LI, and the accused is unknown, सपोज कीजिए एक आदमी की लाश मिलती है, ठीक है ना, सर कटी हुई लाश मिलती है जंगल के बीचों बीच। अब ऑफेंस जो है उसमें डेथ और LI वाला ऑफेंस है। अब ये नहीं पता कि किसने मर्डर किया है, अब ये नहीं पता आपको कि मर्डर किसने किया है। या सपोज कीजिए रोड पे एक लाश मिलती है आपको, अब आपको ये नहीं पता कि इसके ऊपर किसी ने गाड़ी चढ़ाई है या फिर ये आदमी आया कहां से, यहाँ से आपको पता ही नहीं है कुछ। ठीक है ना सर, जैसे हिट एंड रन के मामले होते हैं ना सर, टक्कर मारी और भाग गया। अब सर वो आदमी भागा, उसने डेलिबरेटली हाई स्पीड में गाड़ी चलाई, तो डेथ और LI वाले ऑफेंसेस किए उस आदमी ने। अब सर उन केसेस में क्या होता है वो सुनिए। अब कोई किसी को टक्कर मार के भाग गया या कहीं पे लाश मिली है, अब जो लाश मिली है उसमें पता ही नहीं कि अपराधी कौन है, अक्यूज कौन है, तो वहां क्या कार्रवाई पूरी की जाती है। सपोज कीजिए एक सीरियल किलर है, जयपुर में एक सीरियल किलर हुआ करते थे, अभी तुमको पता नहीं, लेकिन जयपुर में एक सीरियल किलर हुआ करते थे, उनका नाम था कनपट्टी मार। कभी आपको पुलिस कमिश्नरेट जाने का मौका मिले तो वहां पर इसको सजा के रखा हुआ है, कनपट्टी मार। अब वो क्या करता था, जयपुर में सीरियल किलर हुआ 1980s 90s के टाइम पर, मतलब 1980-90 के टाइम पर एक सीरियल किलर हुआ। अरे सर उस सीरियल किलर का फितूर क्या था? उस सीरियल किलर का फितूर ये था कि वो क्या करता था, लोगों के यहाँ मारता था, यहाँ इस जगह पे टारगेट। और किससे मारता था सर? एक डंडा लेता था, डंडे के आगे जो अपना जो खेतों में जो अपने एग्रीकल्चर फील्ड में जो वायर अपने वायरिंग करते हैं ना, जो ऐसी वायरिंग होती है जिसको अपन बाड़ कहते हैं, उसने इसको आगे लपेट रखा था, बहुत बड़ा गुच्छा बना रखा था इसका आगे। और वो क्या करता था सर, यहां मारता था कनपट्टी पे, यहाँ। वो ही देखना चाहता था कि कहीं आंख बाहर आती है या नहीं। समझ में आई बात? उसने मोर देन 30 मर्डर किए। SMS के बाहर फुटपाथ पे लेटे हुए हैं, कोई सो रखे हैं, या फिर कोई कहां पर हॉस्पिटल के बाहर सो रहा है कोई फुटपाथ के ऊपर, उसको यहाँ मारता। वो ये देखता था कि यहाँ तेज मारने से क्या आंख बाहर आएगी नहीं आएगी, ऐसे आंख निकल के बाहर आएगी नहीं आएगी। और उस चक्कर में उसने बहुत सारे सीरियल किलर किए। अब सर होता क्या है ना, सपोज कीजिए कोई सीरियल किलर है, ठीक है ना, कोई भी सीरियल किलर है, उसका एक नियम फिक्स है कि मैं हर 3 महीने में एक आदमी को मारूंगा, उसने कोई ऐसी मन्नत या प्रार्थना मांग रखी थी, मैं 3 महीने में एक आदमी की बलि दूंगा। तो उसने क्या किया, 3 महीने पहले किसी को मारा उदयपुर में, फिर 3 महीने बाद उसने किसी को मारा जयपुर में, फिर 3 महीने बाद किसी को मारा कोटा में, फिर 3 महीने बाद किसी को मारा दौसा में। मतलब ये सीरियल किलर है, मारने का तरीका सबका एक ही है। अब प्रॉब्लम कहां होती है सर, अक्यूज जब अननोन होता है, अपराध किसने किया है अगर ये अननोन है। अब इसमें क्या होता है सर, जो सीरियल किलर होते हैं उनका एक मोडस ऑपरेंडी होता है, वो हमेशा मर्डर एक ही तरीके से करेंगे। तो मर्डर करने का जो उनका पैटर्न है
इट ऑलवेज रिमेन्स सेम, ठीक है ना सर, वो हमेशा सेम तरीके से मर्डर करते हैं और वो तरीका भी बदलता नहीं है सीरियल किलर्स का। तो वैसे सर यहाँ पर क्या है, जो अक्यूज है वो अननोन है, जिस व्यक्ति ने अपराध किया है वो अज्ञात है, उसके बारे में पता नहीं है कि किस व्यक्ति ने अपराध किया है, ठीक है सर। और अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपराध किया गया है तो उसमें क्या प्रोसेस होता है, उसमें क्या प्रोसेस होता है उसको हम पढ़ते हैं। उसमें लिखिए देन हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, देन हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, तो उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय, देन हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, तो उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को जांच करने का निर्देश देंगे, देन हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन कैन डायरेक्ट judicial magistrate first class to hold an inquiry and such evidences can be used later on तथा ऐसे साक्ष्य उपयोग में लिए जा सकेंगे जहां साक्षी later on when witnesses are जहां साक्षी की मृत्यु हो जाती है is dead। इसमें ग्राउंड्स अलग अलग हैं। अनेबल टू गिव एविडेंसेस, साक्ष्य देने के लिए उपस्थित नहीं है, हो सकता, आउट ऑफ इंडिया, यह साक्षी भारत से परे है, ठीक है सर, इसके लिए हो जाएगी। अगला सवाल लिखिए, प्लीज अपन अगला सवाल लिखेंगे अपन हाउ द रिकॉर्ड कैन बी मेड ड्यूरिंग ट्रायल। देखिए विचारण के समय अभिलेख को किस प्रकार बनाया जाएगा, हेलो, ठीक है, अभिलेख को किस प्रकार बनाया जाएगा। आज स्टूडेंट्स नहीं आए, थोड़ा सा अजीब सा ही लग रहा है मुझे। आई डोंट हैव हैबिट टू रीड और टू टीच ऑल अलोन। जब मैं पहले ऑनलाइन पढ़ाता था गूगल मीट पे 2021-22 में, तो उस टाइम तो मैं पढ़ा देता था अकेला भी, पर वहाँ पे भी मैं 1 घंटे से ऊपर नहीं पढ़ा सकता था, क्योंकि अगर आप इफ यू वांट टू टेक लॉन्ग लेक्चर्स देयर मस्ट बी समवन इन द क्लासरूम ना, जिससे आप बात कर सको, जिससे आप समझा सको। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, यहाँ से कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब जो कुछ ज़्यादा विशेष पार्ट नहीं बचता है, तो सो डोंट वरी अबाउट इट। 20 लेक्चर लगेंगे यहाँ से हमें। आज हम 66 लेक्चर्स पे हैं, 86 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। आई वुड ट्राई टू फिनिश इट इन 85th लेक्चर, ठीक है ना, मैं 20 लेक्चर फिनिश कर दूंगा। थैंक यू एवरीवन।